अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी आयशा ज़मान और आज मेरे साथ हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस राइटर हैं, ट्रैवलर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और उनके बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। काफ़ी उनकी ऐसी डिटेल्स देंगे जो पहले कभी किसी ने ना ली हों। तो आई होप दैट दिस इंटरव्यू गेट्स रियली इंटरेस्टिंग और ये जानने के लिए आप देखें कि हमारे गेस्ट कौन हैं, हमारा इंटरव्यू पूरा देखें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी वालेकुम सलाम आयशा जी, कैसे हैं आप? वंडरफुल, फुल ऑफ एंजॉय। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं अली अब्बास साहब। वो मैं उनके बारे में क्या बताऊं, मतलब ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं काफ़ी ड्राई हो जाते हैं लाइफ की। जाहिर सी बात है, लाइफ में जब काम करना है, सब कुछ करना है, बट ही इज़ नॉट अ ड्राई पर्सनैलिटी। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में जाना मैंने, एंड आपने काफ़ी कुछ लाइफ में किया है। सो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने यू हैव डन सो मच इन लाइफ, तो ये आपने स्टार्ट कैसे की जर्नी, कब स्टार्ट की और कैसे की? स्टार्ट में मुझे बस जुनून था सीखने का, घूमने फिरने का मुझे शौकीन था मैं, और मैं हर वो तरीका ढूंढता रहता था जिसमें कहीं ना कहीं से सफ़र आ जाए, जिसमें कहीं ना कहीं से कोई नॉलेज आ जाए, इल्म की कोई बात हो। और खुदा की तलाश का एक शौक़ था कि मैं समझूं इंसान को क्या है ये दुनिया, ये कायनात, ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये क्यों है, कैसे है, कब है, किसने बनाया, क्यों बनाया। बस ये जो सवालात थे मेरे दिमाग में, उन सवालात ने मुझे मुख्तलिफ़ जगहों पर लेके गए और इस तरह मैं लाइफ को एक्सप्लोर करता रहा। अच्छा, माशाल्लाह, आपने बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ गई हुई हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ घूमी हुई हैं, तो आपको कैसे कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को बाकी कंट्रीज से, और आपकी फेवरेट कंट्री मतलब कि पाकिस्तान के अलावा कौन सी? अच्छा, जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं बड़ा इंस्पायर था यूरोप से, अमेरिका से, मुख्तलिफ़ मुल्कों से। लेकिन जब मैं वापस आया सारे मुल्क फिर के, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम बड़ी अय्याशी लाइफ गुजारते हैं। हमारे घरों में मुलाजिम, बिल्कुल, जो ग्रास काटने वाला अलग होता है, गाड़ी धोने वाला अलग होता है बंदा, और सफाई करने वाली जो है हमारे घरों में मौजूद हैं। पार्किंग का यहाँ पे कोई ख़ास मसला नहीं है, गाड़ियाँ भी सबके पास हैं। वहाँ मैंने देखा बड़ी लाइफ टफ़ है जी। वहाँ पे आपको भाग दौड़ बहुत करनी पड़ती है, भाग के ट्रेन्स पकड़ रहे हैं, फिर आपको अपने पेमेंट्स देनी है अपने रेंट की। तो यहाँ पे देखें ना, एक भाई पैसे कमाता है, बाकी ऐशी करते हैं। बिल्कुल सही बात। हमारी माशाल्लाह जो औरतें हैं जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, वुमेन राइट्स की, मेरे ख्याल से जितनी अय्याशी लाइफ पाकिस्तान में है उतनी मैंने नहीं कहीं देखी। यहाँ पे देखें ना, काम कोई करना पड़ता है। हाँ जी, ना रोज़ जाना पड़ता है, ना आपको अपने बॉस की डांट खानी है, ना आपने जो ट्रैवल में जो हैसल होती है वो भी आपने नहीं लेनी। बिल्कुल, बच्चे पालने हैं बस, और ड्रामे देखने हैं, और सुबह मॉर्निंग शो देखना है। हालांकि ये घर का काम भी एक बड़ा काम होता है, क्योंकि मैं इतनी बात करूंगा तो ख्वातीन माइंड ना कर जाएं। काम होता है बड़ा, लेकिन उस तरह से स्ट्रेस नहीं होता। देखें, वहाँ पे जो ख्वातीन है वो बाहर के काम भी करती हैं, अपने भी काम करती हैं घर में। तो मैंने फिर ये देखा तमाम दुनिया फिरने के बाद कि वी आर लिविंग अ वेरी लेविश लाइफ। माशाल्लाह। वैसे अब वुमेन फ्रीडम की बात तो हो ही रही है, राइट्स के लिए वो फाइट कर रही है, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डू दे वांट? कैसी फ्रीडम चाह रही हैं वो, जो कह रही है कि फ्रीडम चाहिए हमें? जैसी उनको दिल करता है। ये तो देखिए, हर किसी ने अपना फैसला। जी सही बात। जो गांव में लड़की रहने वाली है उसने अपना फैसला खुद करना है, जो कराची में रहती है वो अपना फैसला खुद करे। ये तो डिपेंड करता है कि उसको जो सूट करता है उस खातून को, वो अपने लिए फ्रीडम उसको कंसीडर करके उस पे एक्ट करना शुरू कर दे। बिल्कुल सही बात। हम कौन होते हैं कि बताने वाले कि इतने % चाहिए, या इतने कपड़े होने चाहिए, या इतना दुपट्टा होना चाहिए, या इतनी एजुकेशन आप लें, या ये वाला काम ना करें आप, या मीडिया में जाने वाली लड़कियां ख़राब होती हैं या नहीं होती। वी आर नॉट टू डिसाइड। हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी है, वो जैसे चाहता है वो ज़िंदगी गुजारे। कोई बुर्का लेना पसंद करता है तो मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई जीन पहनती है तो वो भी ठीक है। डिपेंड्स ऑफ एनी इंडिविजुअल्स कि वो क्या चाहते हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतने ज़्यादा लिबरल हैं। हालांकि आपका इस्लामी, आपने बहुत ज़्यादा मतलब तालीम हासिल की और आपने काफ़ी इस बारे में बात की, लेकिन आपका माइंड इतना लिबरल है इस मामले में कि यू डोंट कंसिडर कि भाई हिजाब वाले हैं तो वो ठीक है, जीन्स वाले तो ख़राब हैं, जैसे कि आजकल एक माइंडसेट बना हुआ है, तो मीडिया वाले हैं तो वो ख़राब हैं या वो है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये बात की। बाकी आप बताएं कि आपको वैसे पर्सनली क्या लगता है कि औरत को हिजाब लेना चाहिए, ज़रूरी लेना चाहिए? हिजाब में मेरे ख्याल से लड़की की खूबसूरती कम हो जाती है। मेरे ख्याल से खूबसूरती को उजागर होना चाहिए,
और ये एक दुनिया की बड़ी रंगीन है, खूबसूरती है, तो ले लें ना लें अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनल राय पूछेंगी तो मुझे वो लड़कियां ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं जो हिजाब के बगैर होती हैं। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको कोई ऐसी कोई औरत हो, कोई भी इंसान हो जिससे आप बहुत इंस्पायर हुए हो, आपने कहा हो वाकई आप बहुत डीपली इंस्पायर हुए हो लाइफ में? जी, मैं बिलाल कुतुब साहब से बहुत इंस्पायर हुआ उनके, क्योंकि मैंने लेक्चर्स भी काफ़ी अटेंड किए, करवाए भी। उनके साथ मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे मुल्क भी फिरे। उनका जो लाइफस्टाइल है और जो थिंकिंग पैटर्न है मुझे वो काफ़ी बेहतर लगता है। ठीक है, तो अगर हम ज़रा थोड़ा सा सीरियस टॉपिक से हट जाते हैं तो आपसे पूछना चाहूँगी कि डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? मैं सारे लव पे बिलीव करता हूँ चाहे वो फर्स्ट साइट पे हो जाए या 2 माह के बाद हो या 6 माह के बाद हो, होना चाहिए। अच्छा, तो ये बात ज़रूरी है। आपको फिर क्या लगता है कि लाइफ में क्या एक ही, लोग कहते हैं प्यार एक ही बार होता है, आपको क्या लगता है एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, या कब कब कितनी मैं आपको एक बात बताऊँ आयशा, जो प्यार है ना ये आदत होती है जिसको ये प्यार करने की आदत पड़ जाए उसको अक्सर होता रहता है। हाँ जी, हाँ वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा हो या 2 दफ़ा होना है, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है या इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है कि ये कोई दाल रोटी नहीं है कि आधा किलो दाल आपने तोलनी है, आधा किलो दाल आपने बेच देनी है। ये उस तरह से नहीं है पैटर्न देखें, लाइफ में अट्रैक्शन भी होती है, कभी मोहब्बत हो जाती है, कभी किसी को इश्क हो जाता है, वो पागल ही हो जाता है उसकी याद में, और वो दिन रात में उसको कुछ और सोचता नहीं है, वो उसको उसमें लगा रहता है। तो बात बुनियादी है प्लेयर की। बिल्कुल, आपने प्लेयर किस में आप हासिल कर रहे हैं। कुछ ऐसे दोस्त मैंने अपने देखे हैं जो अपनी महबूब के इंतज़ार में ही प्लेयर हासिल करते रहते हैं। जी बिल्कुल, हाँ, और अपनी सोचों में ही कहते रहते हैं जी हमें बड़ी उससे मोहब्बत है, इश्क है, वो इस सोच में ही उनको प्लेयर आ रहा होता है, तो उनके लिए वो ठीक है। कुछ कहते हैं नहीं हमने वक्त साथ गुजारना है जी, कुछ कहते हैं हमने प्यार करना है, कुछ कहते हैं हमने साथ ट्रैवल करना है, कुछ का प्लेयर है कि हम साथ कॉफ़ी पिए, कुछ कहते हैं हम साथ खाना खाएं, कुछ कहते हैं हम साथ शॉपिंग करें। अब जिसका जो प्लेयर है वो उसको फॉलो करता रहे। जी बिल्कुल। अच्छा, आप बताएं कि आपकी लव मैरिज हुई कि अरेंज मैरिज? मेरी लव मैरिज थी। अच्छा, तो फिर बताएं अपने एक्सपीरियंस के बारे में, बताएं कोई स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहें, अपनी लव स्टोरी शेयर करना चाहें, वो आप कर सकते हैं हमारे साथ शेयर, या देखिए मैं जब तक अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बताऊं, वो मैं तो ये समझता हूं कि मेरी वाइफ मुझे बर्दाश्त ही कर रही है, क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी हूँ, ज़्यादा अपने आप को मैंने अभी तक टीनेजर ही समझा हुआ है। यू आर द फर्स्ट मैन हु इज एक्सेप्टिंग इट, लाइक पूरा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई पब्लिकली कि यू आर मतलब थिंकिंग कि आप टीनेजर और सेल्फ सेंटर्ड है। कोई याद नहीं करेगा। 41 ईयर्स मेरी एज हो गई है, लेकिन दिमागी तौर पे मैं अभी टीनेजर हूँ। अब टीनेजर के साथ आप अंदाज़ा कर लें कि ज़िंदगी गुजारनी कितनी मुश्किल काम है। बिल्कुल, हाँ जी। मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की नहीं लेता, सारे काम मेरी वाइफ करती है। उसके अलावा मैं बहुत सारे जो ऐसे काम हैं जैसे प्लम्बर के काम करने वाले या इलेक्ट्रिशियन के काम होने वाले घर में होते हैं, वो भी मेरी वाइफ करती है। फिर मैं टाइम बहुत कम देता हूँ, क्योंकि आपको जैसे कहा कि सेल्फ सेंटर्ड हूँ, तो जो काम मुझे ज़्यादा पसंद हो, जो मुझे ज़्यादा प्लेयर पहुँचा रहा हो, मैं उसमें ज़्यादा वक्त लगाता हूँ। तो वो तो बेचारी फिर मुझे बर्दाश्त ही कर रही है, उसकी मेहरबानी है। ये तो चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। यू आर लकी कि आपको ऐसे लाइफ पार्टनर मिले जो कि आपके साथ सारे आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने में एक किस्म की हेल्प ही वो कर रही है ना, बिकॉज शी इज़ हैंडलिंग होम। अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो शी इज़ हैंडलिंग होम फॉर यू। और आप बाकी आप बताएं कि आपने काफ़ी सारे बाबू टाइप के साथ, लाइक काफ़ी आपने उनके साथ रहे वगैरह, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, और आपने क्या उनसे सीखा? ट्रैवलिंग से आप क्या सीखते हैं? बाबुओं के साथ ना मुझे बड़ा मज़ा आता है बैठ के वो बड़ी मज़े की बातें बताते हैं, अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, मुख्तलिफ़ फ़लसफ़े, मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट से उनके साथ बातचीत होती, क्योंकि मुझे हमेशा से उन लोगों की तलाश थी जो मेरे सवालात के जवाब दें। बिल्कुल। जैसे प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब के पास गया तो मुझे ना ये बड़ी कन्फ्यूजन थी, शी मेल, फीमेल, गे, लेस्बियंस। मैं ये कहता था कि खुदा ने इनको क्यों ऐसा बनाया है, ये तो एक जुल्म हो गया उनके साथ, एक ज़्यादती होगी उनके साथ। अब अगर उनकी नीड्स डेवलप हो रही हैं, अगर उनकी, तो वो कैसे वो प्लेयर हासिल करें, मेरे दिमाग में ये भी सवालात चलते रहते थे। अच्छा, ये मैंने सवालात सारे प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब से पूछे कि ये खुदा की ये क्या बांटना है कि किसी को वो ठीक बना दिया, किसी को आप एबनॉर्मल बना दिया, किसी को आंखों से नाबीना कर दिया, किसी के हाथ पैर कट गए, टूट गए, या वो ऐसा ही पैदा हुआ।
अब जब मुझे सवालात के जवाब नहीं मिलते थे तो फिर मुझे दिमाग में चलते रहते थे, फिर मैं हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में रहता था जो मेरे सवालात के जवाब दें। फिर वो जवाब देते थे, बाज़ औक़ात मैं उनसे कन्विंस हो जाता था, बाज़ औक़ात नहीं होता था, फिर उन्हीं सवालात को किसी दूसरे बाबे के सामने रख लेता था। इसी तरह फिर जब मैं 5-6 लोगों से एक ही सवाल करता था, फिर मैं उसमें से एक नतीजा अख़ज़ करता था। हाँ जी। और फिर मुझे कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, ठीक है। और ट्रैवलिंग से आपने पूछा, ट्रैवलिंग में हमेशा मुझे अच्छा लगता है मुख्तलिफ़ लोगों से मिलना। कब्रिस्तान में मैं ज़रूर जाता हूँ, जब भी मैं किसी भी नए शहर में जाऊँ, कब्रिस्तान से ना मुझे बड़ी कम्युनिकेशन होती है मेरी। जैसे मैं इराक़ गया तो मैंने वहाँ पे कब्रें देखी, जैसे ड्रॉ होते हैं ऐसे तय वाली कब्रें थी वहाँ पे, यानी कि कब्र के नीचे कब्र, उसके नीचे कब्र, उसके नीचे कब्र, इस तरह की कब्रें थी वहाँ पे। ये मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था। जब मैं टर्की गया तो मैंने वहाँ पे जो कब्रें देखी, उस कब्रों के ऊपर जो शख्स जिसने जो मुकाम था उसका ज़िंदगी में, उसकी टोपी होती है, उसकी छोटी टोपी, किसी का ताज, किसी की बड़ी टोपी, तो उसकी उसी तरह की टोपी जो है ना वो सीमेंट से वो बना देते थे उसकी, ताकि अंदाज़ा हो कि ये वज़ीर था, ये तरखान था, या ये किस शोबे का शख्स था। मैं उज़्बेकिस्तान गया, वहाँ भी मैंने बड़ी डिफरेंट चीज़ देखी। वहाँ पे मियाँ बीवी की कब्रें साथ होती हैं और उनकी तस्वीरें भी लगी होती हैं साथ। तो वो हमारा ग्रुप था, तो हमने कहा कि ये तो इन लोगों के साथ बड़ा जुल्म है कि मरने के बाद भी इनकी बीवी ने इनकी जान नहीं छोड़ी, वो मरने के बाद भी इनके साथ थी। मतलब सोच समझ के बीवी बनाए कि मरने के बाद भी साथ ही रहनी है। उनकी तस्वीरें के साथ लगी होती थी। अच्छा। वो ये मैं इस तरह ना मैं कब्रिस्तान जाता हूँ, फिर मुख्तलिफ कल्चर्स को स्टडी करता हूँ, लोगों के साथ बैठता हूँ, उनकी जो एंटरटेनमेंट्स की प्लेसेस हैं जैसे थिएटर्स है, उनका म्यूज़िकल जो प्रोग्राम्स करते हैं वो, या सिनेमा है, लाइव थिएटर ख़ास तौर पे, वो मैं विज़िट करता हूँ। फिर मैं जाके वहाँ पे लाइब्रेरीज देखता हूँ, मुख्तलिफ इस तरह मुख्तलिफ वहाँ पे काम करता रहता हूँ, इंटरेक्शन करता हूँ लोगों के साथ, गपशप करता हूँ। तो ये सारा जो फिर ये जो एक्टिविटीज़ है, फिर इससे मुझे एक इलाके की एक जो लर्निंग्स हैं और जो उस इलाके का रहन सहन है और उस इलाके के लोग कैसा सोचते हैं, उसका अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, तो कब्रिस्तान की बात हो ही रही थी, तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट इज़ डेथ? मतलब ज़िंदगी क्या है और मौत क्या है? दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो खुदा के इनकारी हैं, वो खुदा को मानते नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मज़ाहिब के इनकारी हैं, वो कहते हैं जी कोई मज़हब नहीं होता। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लोग हैं जो रसूलों को भी नहीं मानते, और वो कहते हैं ये कायनात खुद ब खुद बन गई, बस ना कोई हिसाब किताब होना है, ना क़यामत है, ना कब्र का अज़ाब है, कुछ नहीं है, आपने ज़िंदगी गुजारनी और चले जाना है। लेकिन दुनिया में सिर्फ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको तमाम स्कूल ऑफ थॉट के लोग मानते हैं, चाहे वो रिलीजियस हैं, चाहे वो एथीस्ट हैं, चाहे वो नॉन रिलीजियस हैं, और दैट इज़ डेथ। कोई शख्स आज तक ऐसा नहीं आया जो मौत का इनकारी हो। तो असल हकीकत जो है ना इस दुनिया की, वो मौत है, क्योंकि सब इसको मानते हैं, और कुछ ना कुछ लोग जो है वो खौफ में मुब्तला रहते हैं, और कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि ठीक है जल्दी जान छूट जाए ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी। मैं कहता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में जो ज़िंदगी वो गुजारता है वो हाई पिच पे गुजारनी चाहिए उसको। हाई प्लेयर्स हों उसकी लाइफ के, वो अपने ड्रीम्स जो हैं वो फुलफ़िल करे, जो भी उसने सोचा हुआ है, बेशक बहुत बड़े पैमाने पे ना हो, छोटे पैमाने पे जो भी उसकी ख्वाहिशात हैं वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता रहे, और उसके जो मोमेंट्स हैं वो प्लेयर में गुजरने चाहिए, मैक्सिमम मोमेंट्स ऑफ हिज और हर लाइफ। और जो मौत है वो जब आए तो इंसान को ऐसी आए कि वो किसी का मोहताज ना हो, चलते फिरते आ जाए। और मेरे ख्याल से जो मौत है वो आइडियल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे 63 ईयर एज है। मैं आज ही डॉक्टर इसरार साहब का बयान एक सुन रहा था, एक्चुअली वो जो 63 ईयर एज है वो हमारे हिसाब से वो 61 ईयर्स एज है, क्योंकि वो 63 ईयर्स वो है मून के हिसाब से उनकी 63 ईयर्स। तो अगर 60 से कम अगर एज हो इंसान की, और उसमें अगर वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए, तो मेरे ख्याल से बड़ा लकी होगा। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आप जैसे बात करते हैं अपनी लाइफ के अंदर ड्रीम्स को फुलफ़िल कर लें, तो आपको क्या लगता है आपने कितने अपने ड्रीम्स फुलफ़िल कर चुके हैं, या कोई पेंडिंग में है, या हर दिन नया एक आपको शौक आता है कि मैंने यार अब ये करना है, मैंने ये करना है? मैंने अपनी लाइफ के जो कंपल्सरी से ना ड्रीम तो सारे फुलफिल कर लिए। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। मेरे जितने भी थे, मैं देखें ट्रेनिंग की ज़िंदगी दुनिया में आना चाहता था, मैं आ गया। मैं मीडिया पे था, मैं वो भी कर लिया मैंने काम। मैंने मुल्क फिरने थे जो टॉप कंट्रीज़ से, जैसे यूरोप है, अमेरिका है, सऊदी अरब है। उम्रा मेरी ख्वाहिश थी मैं कर लूँ, वो मैंने कर लिया।
ईरान इराक़ मेरी ख्वाहिश थी जाने की कि मैंने ज़ियारत कर लूँ वहाँ पे, वो भी मैंने कर ली। तो ये 7-8 कंट्रीज़ ऐसे थे जो मेरी ज़िंदगी में थे, कंपल्सरी इसको विज़िट करना ज़रूरी है। और मैंने खुदा से दुआ मांगी थी कि जी जो मौत जो है ना उससे पहले ना आए, जब तक ये मैं कंट्रीज़ विज़िट ना कर लूँ। अच्छा। किताब मुझे लिखने का शौक़ था। जी, आपने कितनी बुक्स लिखी आपने? मेरी वैसे अपनी एक किताब है, लेकिन मैंने टोटल 5 किताबें लिखी हैं। अच्छा अच्छा। 4 किताबें दूसरे लोगों की लिखी हैं मैंने। ठीक है। तो जो मेरी कंपल्सरी ख्वाहिशात थी, मुझे गाड़ी की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, वो भी मेरी पूरी हो गई। एक अच्छे इन्वायरमेंट में घर, वो भी मेरे पास घर भी है। माशाअल्लाह। अब ये सारी जो मेरी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो गई हैं, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने जो सोचा ज़िंदगी में, जो मेरी ख्वाहिशात थी वो पूरी हो गई हैं। अब जो भी मुझे और अचीवमेंट्स आगे ज़िंदगी में आएंगी या आ रही हैं, मैं वो समझता हूँ वो बोनस है, वो समथिंग एडिड वैल्यू टू माई लाइफ है। जो मैंने ज़िंदगी में सोचा था वो मैंने पूरा कर लिया है। ठीक है। जब आप जैसे पैदा आप छोटे थे तो होते ना, पेरेंट्स कहते हैं कि पैदा छोटा ही होता है बंदा। मेरा मतलब था जब आप पैदा हुए तो आपको होता है ना कि एक सेट पैटर्न होता है घर का कि बड़े होके क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। तो आपको क्या डिक्टेट किया गया कि आपने ये बनना है, वो बनना है? आपने खुद चूज किया कि नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं करना और मैंने सब कुछ अलग करना है? वो आपकी बात से ना मुझे कासिम अली शाह साहब की एक बात याद आ गई। उनसे किसी ने पूछा कि आपके इलाके में कोई बड़ा बंदा पैदा हुआ है? तो शाह साहब कहते हैं नहीं, हमारे इलाके में छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं कोई बड़ा बंदा पैदा नहीं हुआ। लेकिन मुझ पर कोई प्रेशर नहीं था कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। मेरे फादर बड़े कंफर्टेबल थे और बड़े वो भी चिल लाइफ गुजारने वाली शख्सियत थे। मदर मेरी वैसे ही इतनी, हम उनकी ना ज़्यादा बात सुनते थे और ना उनके काबू आते थे, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो गुजरी ही सड़कों पे है ज़्यादा, या गलियों में, या सड़कों पे, या ग्राउंड्स में, या वीडियो गेम्स की जगह पे जहाँ पे होती थी। अब तो यार आप लोगों को तो नहीं पता, पहले 1 रुपये का टोकन मिलता था, तो वो 1 रुपये का टोकन की हम गेम खेलते थे, स्नो क्रॉस। तो उसमें आधा घंटा लग जाता था, क्योंकि इतनी खेल के इतने प्लेयर हो चुके थे कि उसका हम एंड कर दिया करते थे उस गेम। 50 उसकी स्टेजेस होती थी। तो मेरा ज़िंदगी में घर में बड़ा कम वक्त गुजरा है, तो मुझे ऐसा कोई मुझ पर प्रेशर नहीं था। ठीक है। कहते थे जो तुम कर रहे हो चिल लाइफ करो, एंजॉय करो, जैसा भी तुमने ज़िंदगी गुजारनी है गुजारते रहो। ठीक है। तो आपने क्या लाइफ में स्ट्रगल की, या फिर आपको वैसे ही यू वर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, गोल्डन? मुझे लगता है कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं की अपनी लाइफ में। हाँ, ठीक है। मैं ज़्यादा चिल लाइफ गुजारी मैंने। और वैसे मैं इल्म की तलाश में मैं मुख्तलिफ़ शहरों पे, मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे ज़रूर गया हूँ। और क्योंकि मेरे फादर क्योंकि कंफर्टेबल उन्होंने रखा था हमें, तो वो जो चैलेंज होता है ना एक इंसान की ज़िंदगी में कि बचपन से आपने घर पैसे देने हैं और फिर आपका घर चलेगा, वो मेरे पे कोई बर्डन नहीं था ऐसा। ठीक है। बस वो मेरे फादर देखते थे कि ये कुछ सेमिनार्स पे जाता है या कुछ किताबें देखता है, पढ़ता है, लेक्चर सुनता है, उनको बड़ा अच्छा लगता था। वो कहते थे जो तुम कर रहे हो बस ठीक है, करते रहो। खर्चा मैं घर से ले लिया करता था। तो मेरे लाहौर में क्योंकि ख़ास तौर पे जो लोग बाहर से आते हैं उनकी लाइफ के 3 बड़े चैलेंज होते हैं। पहला होता है घर, कि उन्होंने रहना कहाँ पे है जी। दूसरा चैलेंज होता है कि खर्चा कैसे चलेगा किचन का, और तीसरा चैलेंज उनका होता है कि ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल। तो मुझे ये तीनों ही नहीं थे। ट्रांसपोर्टेशन का मुझे थोड़ा बहुत चैलेंज ज़रूर रहा है, लेकिन वो वैगन में बसेस में सफ़र कर लिया करता था। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ मैंने नहीं गुजारी। ठीक है। तो आपके सैयद कासिम अली शाह से बहुत फ्रेंडशिप है, ये कैसे आपका रिलेशनशिप डेवलप हुआ उनके साथ, और ये कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ? देखिए वो खुद भी इल्म के जुनूनी थे और मुझे भी इल्म हासिल करने का बड़ा शौक़ था। हम आपस में मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते थे साथ साथ, और साथ साथ मुख्तलिफ़ बाबों के पास जाते थे, मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ में जाते थे, मुख्तलिफ़ मुल्क देखते थे। तो हमारा क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट था और वो कॉमन इंटरेस्ट पे हमारा वक्त काफ़ी गुजरता था। अच्छा, हमारा अपने घर वालों से ज़्यादा हमारा आपस में ज़्यादा वक्त गुजरता था। अच्छा। क्योंकि हम कंपनी वीक तो एंजॉय करते थे, फिर हम किसी भी लेक्चर में जाते थे ना जब, तो वापस आके ना उसके नोट्स जो है वो एक्सचेंज करते थे, डिस्कशन करते थे उस लेक्चर्स पे कि इन्होंने ये कहा, इसका ये फ़लसफ़ा है, या ये बात इन्होंने यहाँ से ली। तो उस लेक्चर की भी ना फिर हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती थी। ठीक है। तो कॉमन इंटरेस्ट की वजह से दोस्ती हुई उनके साथ, और अल्लाह का शुक्र है अच्छा है। ठीक है। तो ये आपका बताएं, आप गुस्सा ज़्यादा करते हैं या फिर हंसी मजाक में ज़्यादा हैं या सीरियस रहते हैं, कैसे आपकी नेचर है? गुस्सा मैं किसी ज़माने में पहले किया करता था जब मैं 17-18 साल का था। उसके बाद जब 20 साल तक लगा लें, फिर मैंने जब स्टडीज़ करनी शुरू की तो मैंने ये हिसाब लगाया कि गुस्से वाले लोग जो हैं वो एक तो उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है या शुगर हो जाती है। लगता है मैं तो भी जल्दी मरने वाली हूँ। और मैंने ये देखा कि जो लोग गुस्सा करते हैं उनके ताल्लुकात ख़राब रहते हैं ज़्यादातर लोगों से।
और जो लोग चिल लाइफ गुजारते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लोगों के साथ गपशप लगाते हैं, वो एंजॉय करते हैं सारा ज़िंदगी। उनके पास लोग भी आते हैं, लोग भी उनके साथ बैठना पसंद करते हैं और उनकी लाइफ भी अच्छी गुजरती है। फिर मैंने अपना ये पैटर्न चेंज किया गुस्से वाला। फिर मैंने हिसाब लगाया गुस्सा करने से नुकसान इंसान को ज़्यादा है। ये वैसे है, नुकसान ज़्यादा है। एक तो आपका जो ब्लड है वो बर्न हो जाता है जब आप गुस्सा करते हैं। तो मैंने ये देखा कि ये नुकसान ज़्यादा है, तो दुनिया में वो चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए जिसमें फ़ायदा ज़्यादा हो, बिल्कुल नुकसान कम हो। फिर मैंने गुस्सा करना बिल्कुल ही छोड़ दिया। फिर मैं लोगों को माफ़ कर दिया करता था, क्योंकि अगर मैं लोगों को जब माफ़ नहीं करता था किसी ज़माने में, तो उसका जो बोझ है वो मेरे दिल और दिमाग में रहता था। बिल्कुल। तो मैंने फिर ये हिसाब लगाया कि ये तो इसी तरह है कि आपने अपनी जेब में गरम जो है वो कंकरियाँ रखी हुई हैं, उसका नुकसान तो आप ही को ज़्यादा हो रहा है। तो जिसके बारे में आप बुरा भला सोच रहे हैं वो तो बीच में चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, उसको तो फर्क नहीं पड़ रहा। उसको तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क तो आपको पड़ रहा है। तो आप माफ़ करें और उसको अपनी ज़िंदगी से अगर आप आउट कर सकते हैं तो आउट करें, नहीं तो दोस्ती कर लें दोबारा माफ़ी मांग के। अगर आपकी गलती है तो माफ़ी मांग लें, ईजी रहेगी ज़िंदगी आपकी। तो आपको वैसे अब देखा जाए तो आपको कौन सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा खुश करती है और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा दुखी करती है या फिर गुस्सा दिलाती है? दुखी वैसे मैं एक ही काम पे ज़्यादा होता हूँ, जब मेरी फैमिली में कोई बीमार हो, जैसे मेरी बच्ची, वाइफ या मेरी वालदा। जब बीमार होता है ना कोई, बीमारी से मुझे बड़ा दुख होता है। किसी चीज़ से बीमारी से भी होता है, अपने घर वालों से क्योंकि लगावा ज़ाहिर सी बात है जी। उसमें। तो मुझे बीमारी जो है ना वो मुझे दुख पहुंचाती है, और खुशी मुझे पहुंचाती है जब मैं अपना किसी के साथ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स कर रहा हूँ, कहीं इंटरव्यू दे रहा हूँ मीडिया पे, या कहीं पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और वहाँ पे मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ जो कि लोग फिर सुनते हैं, उसके बाद फिर मुझसे डिस्कशन करते हैं। और फिर मैं जब दोस्तों की महफिल में बैठा होता हूँ, बड़ी प्राइवेट महफिल, जो 3-4 हम दोस्त हैं वो बैठते हैं, फिर खाने खाते हैं और गपशप लगाते हैं, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स, फ़िलासफ़ीज़ और हिस्ट्री पे बहस करते हैं। तो मुझे ये 4-5 काम मुझे बड़ा प्लेजर देते हैं। ठीक है, तो आप यूनिवर्सिटी वगैरह में, कॉलेज वगैरह में आप क्या बहुत ज़्यादा कोई पढ़ाकू और ऐसे नर्ड टाइप के स्टूडेंट थे या फिर ज़रा बस हो जाएगा, पास हो जाओ? लाइफ में मैं बहुत डल स्टूडेंट था, वेरी डल। मैं नंबर भी मेरे बहुत कम आते थे और फेल भी बहुत ज़्यादा होता था, और मैं बहुत ज़्यादा स्पोकन था वैसे मैं, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता था ज़्यादा। तो ये बाद में जब मैंने फ़ायज़ हसन सयाल साहब और ये ट्रेनिंग की फील्ड में, और जो फ़िलासफ़र्स, साइकोलॉजिस्ट और ये सोशलिस्ट जो लोग हैं, इनके साथ उठना बैठना शुरू किया, तब जाके मेरे में ये टैलेंट डिस्कवर हुआ, स्पीकिंग का और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, ट्रैवलिंग का, राइटिंग का। ये सारा कुछ मैंने अपनी पढ़ाई के बाद ही सीखा है। ठीक है, तो आपको जो देखते हैं कि आपके पता नहीं उस वक्त पहले होता होगा कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग तो ज़्यादा यूनिवर्सिटी जा ही इसलिए रहे होते हैं कि हाँ चलो। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए या क्या? नहीं, अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक प्लेस पे, तो मेरे ख्याल से आप देखें कितना बुरा लगता है, आप लिबर्टी मार्केट खड़े हैं, आप एक दूसरे को नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं अपना। बिल्कुल सही बात। कितना बुरा लगता है ये कि अगर आपको कोई पसंद आ गया है या आ गई है तो आप कह रहे हैं ये मेरा नंबर ले लें और मुझसे फ़ोन पे रब्ता करें, क्योंकि हमारे ज़माने में ऐसे ही होता था। आप नंबर फेंके लोगों को वैसे? मैंने वैसे आज तक ये मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मेरी ख्वाहिश बड़ी होती थी कि अगर कोई अच्छी लगी कि मैं अपना नंबर लिख के, या हो सकता है बाज़ अगर लिख भी लिया हो, लेकिन फेंकने की जो है ना वो हिम्मत नहीं हुई, ना ही जाके ये कहने की हिम्मत हुई है कि ये जी आप मेरा नंबर लें और मुझे कॉल कर लें। हिम्मत नहीं हुई आज तक, क्योंकि शायद खौफ ज़्यादा था कि एक तो खौफ था ना कि वहाँ पे मारना पड़ जाए, और दूसरा ये खौफ था कि ये रिफ्यूज़ ही ना कर दे। तो रिजेक्शन से आपको डर लगता है वैसे, रिजेक्शन से कि हाँ रिजेक्ट ना हो जाऊँ कहीं? मतलब नॉट ओनली कि किसी लड़की से, वैसे जर्नली बंदे को होता है, एक फियर होता है कुछ लोगों में, रिजेक्शन का बहुत फियर होता है कि यार रिजेक्ट हो गई तो पता नहीं क्या होगा। नहीं, ऐसा मुझे फियर तो नहीं है रिजेक्शन का, लेकिन मुझे बुरा तो ज़रूर लगेगा। हाँ, बुरा लगेगा, लेकिन मैं फिर वो बुरा हुए भी हैं रिजेक्ट कई जगहों, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं हुए, लेकिन उसमें क्या है फिर अपने आप को समझा लेते हैं यार कोई बात नहीं, ट्राई अगेन, नेक्स्ट सही। फिर यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको किसी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी के साथ तो ठीक है, इसमें कि क्या है, इसमें इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी नॉर्मल अगर आप करें तो। वैसे भी मेरे ख्याल से ना दिल भी लगा रहता है यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आपके पास सिर्फ पढ़ाई ही हो तो मेरा नहीं ख्याल कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ लोग पढ़ने के लिए आएंगे। बिल्कुल फन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, म्यूज़िकल शोज़ हों, फैशन शोज़ हों, एक्टिविटीज़ हों, आपके डिबेटिंग कंपटीशंस हों, आपके फुटबॉल के कंपटीशंस हो, स्पोर्ट्स हो, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं
ये आपको ग्रूम करती हैं। आपको किताब तो आप ख़रीद लें, घर पढ़ लें, लेक्चर यूट्यूब पे पढ़े हैं सारे, वो देख लें वहाँ से। वो बल्कि हो सकता है यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा रहे हैं उनसे बेहतर कंटेंट पढ़ा हो यूट्यूब पे, और किताबें तो वही हैं जो आपने पढ़ दी हैं, वो घर ला के पढ़ लें। लेकिन ये जो सारी एंटरटेनमेंट है वो आपको यूनिवर्सिटी जाके मिलती है, और ये होनी चाहिए। जितनी जो यूनिवर्सिटीज़ इस एंटरटेनमेंट का ख्याल रखती हैं, एक तो आपकी ज़िंदगी में महरूमी नहीं रहती। अगर आपने ये छोटी उम्र में ये सारा कुछ नहीं किया, तो जब आप 40-50 साल के होते हैं, जब किसी यूनिवर्सिटीज़ के सामने से गुजरते हैं, लड़के लड़कियों को देखते हैं वो फ़न कर रहे हैं, तो आपके दिल में महरूमी रहती है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं गया, या मैंने क्यों नहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो ये एक यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, और जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ ने इन अट्रैक्शन का ख्याल रखा है, आप देखिए उन्होंने ग्रो भी बड़ा किया है। बिल्कुल, वाकई किया है, मैंने नोटिस किया है। आप ये बताएं कि अब ज़रा थोड़ा इस्लाम की तरफ, जैसे आपने काफ़ी इस बारे में तबलीग भी की और बताया लोगों को, तो इसके बारे में आप बताएं कि अल्लाह और बंदे का क्या ताल्लुक़ है आपके लिहाज से? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने क्या खुदा को डिस्कवर कर लिया है। इम्पॉर्टेंट बात ये है, अल्लाह का जो ताल्लुक़ है इंसान के साथ, वो रसूलों के थ्रू है या कुरान के थ्रू है। ये दो सोर्स हैं हमारे पास अल्लाह को पहचानने के लिए। जो जितना ज़्यादा पढ़ता रहता है और तहकीक करता रहता है, और वो उतना ही खुदा के करीब होता रहता है, क्योंकि खुदा की एक इबादत है, एक खुदा का इल्म है। तो जो इन दोनों पैटर्न पे ज़िंदगी गुजारता है, असल ही इंसान का मकसद ही ये है कि आप इस बात को जानें, सोचें कि आपका मकसद क्या है दुनिया में आने का, और बहुत सारी सोचों से पहले ये देखें कि क्या खुदा ने ही हमें बनाया है, क्या खुदा मौजूद है, क्या रसूलों से जो बात हम तक पहुंची है उस पर तहकीक करें। अब ये सारी तहकीक करते करते ही आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आजकल जैसे दुनिया में तो लोग ये समझते हैं कि जिसके पास पैसा है ना, उसके पास सब कुछ है। तो आपके लिहाज से क्या दुनिया में दौलत ही सब कुछ है कि फॉर पर्सन इज रिच ही हैज़ एवरीथिंग, मतलब ये क्या? मेरे ख्याल से आयशा, इतनी दौलत आपके पास ज़रूर होनी चाहिए कि आपकी लिविंग कंफर्टेबल गुजर जाए। ये तो ज़रूरी मस्ट है। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आपकी जो टेंशन्स हैं वो बढ़ती रहेंगी। जैसे बिजली का बिल आया, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको देखे आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपको बिल्कुल आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। आपके घर में कोई बीमार हो गया तो आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, इतने पैसे आपके पास होने चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल आप उसका इलाज करवा सकें, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे तो 2 बीमारियां और साथ लेके आएंगे। तो इतनी होनी चाहिए। अच्छा, इससे जो बाकी जो बहुत ज़्यादा जो करोड़ों अरबों रुपए हैं, वो मेरे ख्याल से इंसान की ज़िंदगी में डिस्कम्फर्ट पैदा करते हैं ज़्यादा। एक तो उसको फियर बढ़ जाता है कि अब वो पहले बहुत टाइम लगाता है एक एम्पायर बनाने में, अब वो एम्पायर बनाता है इंसान, फिर वो उसको मेंटेन करने में लगा रहता है कि कहीं ये एम्पायर मुझसे छिन ना जाए। अब उसकी सारी ज़िंदगी तगो-दो में गुजरती है, और वो लेबर से शुरू होता है। अगर आप गौर करें, जो ऊपर जब बंदा इंसान बैठता है वो तभी लेबर ही होता है, क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से, सेल्स के हवाले से, मुख्तलिफ जो ऑपरेशंस हैं उस पर वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा होता है, मीटिंग्स कर रहा है, फ़ोन कॉल्स कर रहा है, कभी कहीं कोई मसला, कभी कहीं कोई मसला। तो बहुत ज़्यादा पैसा मेरे ख्याल से इंसान को डिस्कम्फर्ट पैदा करता है। इंसान की लाइफ में जॉगिंग होनी चाहिए, स्विमिंग हो, मसाज वो करवाए महीने में 2 दफ़ा, वो अपने मी टाइम गुजारे, और जो करंट मोमेंट्स हैं वो ज़्यादा एंजॉय करे। अब बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज हैं, मैं देखता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा कर्ज़ा लेते हैं बैंकों से, और कर्ज़ा ले लेके अपने एम्पायर वो बनाते रहते हैं, और वो बनाते ही रहते हैं। मेरे पास भी जो लोग ज़्यादातर, जो आप समझ लें साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ आते हैं जिन लोगों के, वो ज़्यादातर वो लोग नहीं होते जिनके पास पैसा कम होता है। वो ज़्यादातर लोग वो आते हैं मेरे पास जिनके पास बेशुमार पैसा है, लेकिन उनके मसाइल मौजूद हैं। मसाइल इसलिए मौजूद हैं क्योंकि वो टाइम नहीं देते, उनके पास टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं है तो रिलेशंस टूटते हैं, जब रिलेशंस टूटते हैं तो फिर वो तलाक़ें होती हैं, तलाक़ों की वजह से फिर आपके घर बिखरते हैं, बच्चे डिस्कम्फर्ट होते हैं, बच्चे नशे पे लग जाते हैं, जब उनको मोहब्बत नहीं मिलती, जब उनके साथ कोई इफ़ेक्शन नहीं होती, तो ये मसाइल रहते हैं। ज़्यादा पैसा मेरे ख्याल से एक डिस्कम्फर्ट पैदा करता है इंसान की ज़िंदगी में।
तो आप ये आपके ख्याल से डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो है वो एग्जिस्ट करती है? काफ़ी सारे लोग तो कहते हैं कि आप मतलब मेंटली इंसान स्टेबल नहीं है, या फिर उसका कहते हैं कि भाई दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अगर किसी को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। वो कहते हैं तुम्हारे पास सब कुछ तो है, तुम्हें किस बात की है। तो आपको क्या लगता है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी की सबसे बड़ी वजह? मोहब्बत की कमी। जब मोहब्बत की कमी होती है जिसकी ज़िंदगी में, पैसा होने के बावजूद भी उसको लोनलीनेस का वो शिकार हो जाता है। देखिए होता ये कि जब आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं ना, तो आप पैसा कमाने में लगे होते हैं, तो फिर जो आपके दोस्त अहबाब होते हैं, जो आपके रिलेशंस होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ना वो कम होते रहते हैं। क्योंकि मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था पिछले दिनों, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने की, कि इंसान को नॉर्मल रहने के लिए 4 हग्स की ज़रूरत है पर डे। और अगर वो ये चाहता है कि वो नॉर्मल से एक स्टेप आगे चला जाए, अब एवरेज अगर वो रहना चाहता है, तो उसको 8 हग्स की ज़रूरत है पर डे। अगर वो फुल हैप्पी लाइफ गुजारना चाहता है तो उसको 12 हग्स की ज़रूरत है पर डे। फीलिंग ऑफ एप्रिसिएशन और अफेक्शन वो मतलब ज़रूरी है एक इंसान के लिए खुश रहने के लिए। yes. जी, आई टोटली एग्री। तो जब ये 12 हग्स आपकी ज़िंदगी से जब डिलीट हो जाती हैं और हर वक्त आप प्रोजेक्ट्स और मीटिंग्स पे काम लगे हुए हैं, तो फिर वो डिप्रेशन बढ़ता रहेगा और आपकी एंजाइटी बढ़ती रहेगी। ये ब्यूटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब ब्यूटी का अपने ख्याल रखते हैं काफ़ी, और इसमें हैं हेल्थ एंड ब्यूटी के बारे में। देखिए एक बात तो मुझे बड़ी अपने बारे में कॉन्शियस हूँ मैं, कि मैं स्मार्ट लगूँ, क्योंकि मोटे लोग मुझे नहीं पसंद। हाँ, मैं कहता हूँ स्मार्ट होना चाहिए। बाकी जो रंग अल्लाह ने दिया हुआ है वो अल्लाह की मेहरबानी से, क्योंकि मेरी मदर वाइट थी, तो हमारे यहाँ तो देखें वाइट की ही ब्यूटी मानी जाती है ना। जो सांवला होता है या वो काला होता है वो कहते हैं जी ये ब्यूटीफुल नहीं है, ठीक है। बल्कि बाहर में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं बल्कि बड़ी आपको एक अजीब बात बताऊँ, मैं पाकिस्तान में भी इश्तिहार देखता हूँ, तो उसमें ये देखा जाता है कि तुम ये काली लड़की दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि तुम ये क्रीम लगाओ गोरी हो जाओगी, जैसे ही गोरी हो जाओगी तुम्हारी शादी हो जाएगी, ये दिखाते हैं वहाँ पे। अच्छा, मैं जब जर्मनी गया ना, मैं बड़ा हैरान हुआ। आप हैरान होगी, वहाँ पे मैं इश्तिहार देखा और वहाँ पे इश्तिहार लिखा हुआ था कि तुम सांवली हो जाओ, ब्राउनिश हो जाओ, क्योंकि वो ज़्यादा उनका वाइट कलर है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या जो क्रीम बनाने वाली कंपनीज़ हैं, ये अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए हर हरबा अपना लेते हैं और लोगों को बता देते हैं। आप गौर करें, ये किसने बताया कि जो काला शख्स है वो प्यारा नहीं है, या जो सांवला है वो प्यारा नहीं है, या जो वाइट है वो प्यारा है? ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? इसका इन्फॉर्मेशन का कोई सोर्स नहीं है। इस इन्फॉर्मेशन का सिर्फ सोर्स जो है वो सोसाइटी है। या अगर आप देख लें बाहर के मुल्कों में जो सांवला कलर है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है, पर हमारे कल्चर में जो वाइट कलर है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। तो बाकी स्मार्टनेस, सेहत जो है ना वो होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप काम करते हुए थके ना, आपको कहीं दर्दें ना निकल आएँ। ये बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको दर्दें निकलती हैं तो आपका फिर काम इफेक्ट होगा, पर आप अनकंफर्टेबल फिर लाइफ गुजारेंगे। सेहत अच्छी होना इंसान के लिए टॉप ऑफ द लाइन ज़रूरी है। तो सेहत की से बात हो रही है तो चिल्टन प्योर के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मोरिंगा पाउडर हो गया, और काफ़ी डिफरेंट ऐसे पाउडर्स, और काफ़ी लंबी रेंज है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपने ट्राई किया है चिल्टन प्योर के प्रोडक्ट्स? जी, मैं रेगुलर यूज़र हूँ चिल्टन प्योर का। शहद ख़ास तौर पे मैं यूज़ करता हूँ, बाकी भी जो मसाला जात हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी यूज़ करता हूँ। और मैंने इसको इस्तेमाल करने के बाद मैंने महसूस किया कि जो मुझ में एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ है। क्योंकि बाज़ जब मैं उठता था तो मैं ज़रा थका हुआ उठता था, या अगर मैं लेट आवर्स काम करता था तो मैं ये देखता था कि मैंने थकावट महसूस हो गई। और क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग्स में रहता हूँ ज़्यादा, तो रिकॉर्डिंग्स बाज़ ना लंबी हो जाती है, क्योंकि अगर कट्स ज़्यादा आ जाएँ तो उसमें रिकॉर्डिंग्स 2-3 घंटे तक भी चली जाती हैं। तो मैं ये महसूस करता था कि 3 घंटे बैठे बैठे ये थकावट महसूस होनी शुरू हो गई है। लेकिन जब से मैंने ये चिल्टन प्योर की ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करनी शुरू की हैं तो आई फील मोर फ्रेश एंड एक्टिव। तो जी सर, अली बास कह रहे हैं कि वो चिल्टन प्योर की जब से प्रोडक्ट स्टार्ट किए उन्होंने यूज़ करना, ही फील्स मोर एक्टिव, और वो ज़्यादा जल्दी थकते नहीं हैं और उनकी लाइफ बेहतर हो गई है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ ऐसे ही एक्टिव हो तो आप www.chiltonpure.com पर जाएं और हमारी प्रोडक्ट्स अभी ऑर्डर करें। तो सर आप बताएं कि सर नजम अज़ारी से आप कब मिले, उनको एज अ पर्सन एंड एज अ बिजनेसमैन आपने कैसा पाया?
मैं ब्रांड्स के नाम देता हूँ लोगों को, ब्रांड्स डेवलप भी करता हूँ और उसके ब्रांड्स के लोगोस डिज़ाइन करना या इस तरह की चीज़ें करता हूँ। जब इन्होंने नाम चिल्तन रखा, मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इनमें तब डेवलप हुआ क्योंकि क्वेटा का एक पहाड़ है, पहाड़ी सिलसिला है, उसका नाम है चिल्तन। और एक ट्रेन थी जो ये बलूचिस्तान से और सिंध से और ये पंजाब से कनेक्ट करती थी, उसको भी चिल्तन कहते थे। अच्छा, मुझे ना वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो अपने इलाके को प्रमोट करते हैं। जो लोग ये मम्मी डैडी से नाम रखते हैं, चिंटू मिंटू ये इस तरह के नाम जो, या बबली, इस तरह के जो नाम रखते हैं ना, मुझे ना वो उनमें ना कहीं कोई लगता है कि कोई ना कोई उनमें महरूमी है या उनमें कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल कोई कमी है उनमें। तो जो लोग अपने मुल्क को प्रमोट करते हैं और जो अपने मुल्क के इलाकों के नाम, उनकी जगहों के नाम, उसकी जो लोगों के नाम, उनकी किताबों के नाम से अपना नाम, ब्रांड नेम रखते हैं, वो लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो चिल्तन के नाम से मैं इंस्पायर हुआ इनसे, और फिर इनसे मुलाकात हुई और इनसे डीलिंग हुई, बातचीत हुई, तो मैंने इनको बहुत प्रोफेशनल पाया। ख़ास तौर पे ना जो लेन देन है ना पैसे का, उस मामले में पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे मैंने उनको नहीं पाया। जो CEOs हैं, डिलेज़ करते हैं, बहाने से आपको बार बार बुला के चक्कर लगाते हैं। मैंने ये देखा कि इनकी डीलिंग जिन लोगों के साथ हैं, दे आर वेरी सेटिस्फाइड इन फाइनेंशियल डीलिंग। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात है कि आपने जिससे भी कोई काम करवाया है, आप उसको फ़ौरन पेमेंट करें। अच्छा, फिर बहुत सारे ऐसे लोग मैं देखता हूँ कि जो इस लालच में होते हैं कि हम बातचीत के ज़रिए या अपने दोस्ती के ज़रिए हम मुफ्त काम करवा लें किसी से। मैंने इनकी ये आदत देखी है कि ये मुफ्त काम नहीं करवाते किसी से। जो भी सर्विसेज किसी से भी लेते हैं, उसको ये पेमेंट करते हैं और ऑन टाइम पेमेंट करते हैं। तो ये 2 बातें मैंने इनमें बड़ी अच्छी देखी। और तीसरी बात, एग्रेसिव बहुत है। ऑलवेज ही वांट टू डेवलप, ऑलवेज ही इज़ इनटू प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, अपनी कंपनी की प्रमोशन, अपने इदारे की प्रमोशन, अपना बिजनेस कैसे एक्सपेंड करना है। तो इन सारी बातों पे ये हर वक्त सोचते रहते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। तो ये 3 खूबियाँ इनकी बड़ी कमाल है, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच सर अलीबास, आप हमारे साथ आए, बहुत हमने इन्जॉय किया। इतना ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस हमने किए, पर बहुत मैंने इन्जॉय किया आपसे इंटरव्यू करना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आपके साथ, आपकी कंपनी को, आपके सवालात को। और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं क्योंकि ट्रेनिंग्स और ज़्यादातर हमें लोग बुलाते हैं किसी किताब पे बात करने के लिए। ये काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस थे आपके और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। शुक्रिया जी। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस इंटरव्यू। आई होप दैट यू गाइस एंजॉयड आवर इंटरव्यू। और अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं और ऐसे इंटरव्यूज देखना चाहते हैं तो आप चिल्तन लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।